हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार लर्न विद आकाश भारती में। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12 बायोलॉजी में अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें हमने लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ लिया। उससे एक छोटा सा टॉपिक बचा है परागकण की संरचना, जिसके बारे में मैं आज आप सभी को समझाने वाली हूँ। क्या बच्चों? परागकण की संरचना। परागकण की संरचना। परागकण की संरचना के बारे में आज आपको समझाने वाली हूँ। परागकण की संरचना में बच्चों दो प्रकार की सेल होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की सेल। एक जो कोशिका होती है वो बड़ी कोशिका होती है, जिसको बोलते हैं कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल। जो इसमें एक छोटी कोशिका पाई जाती है, इसको बोलते हैं जनन कोशिका। बच्चों क्या बोलते हैं? जर्म सेल। इसके ऊपर है बच्चों दो प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। दो आवरण पाए जाते हैं। एक आवरण होता है अंतः आवरण, और एक आवरण होता है, वो होता है बाह्य आवरण। बाह्य आवरण किसी किसी जगह अनुपस्थित होता है। कैसे होता है बच्चों? किसी किसी जगह अनुपस्थित होता है। जहां बाह्य आवरण अनुपस्थित होता है, उस जगह एक छिद्रनुमा संरचना होती है, जिसको बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। बच्चा क्या बोलते हैं? जर्म पोर। और ये होता है हमारा बाह्य आवरण। जो बच्चों हमारी जनन कोशिका होती है, यही होता है हमारा नर युग्मक। क्या होता है बच्चों? नर। तो बच्चों होता है हमारा जो जनन कोशिका होती है, यही हमारा नर युग्मक होता है। क्या होता है बच्चों? यही हमारा नर युग्मक होता है। ये हमारा नर युग्मक होता है। और जो हमारी वेजिटेटिव सेल होती है, जो हमारी कायिक कोशिका होती है, ये आगे चलकर पराग नली का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बच्चों? पराग नली का निर्माण करती है, जिसके थ्रू हमारा नर युग्मक मादा संरचना तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है बच्चों? मादा संरचना तक पहुंचता है। जो बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था लघु बीजाणु जनन, उसका सबसे लास्ट पॉइंट है परागकण की संरचना। क्योंकि जो परागकण होता है वो ही हमारा नर युग्मक होता है, जिसके अंदर हमारा नर युग्मक होता है। तो इसकी संरचना में दो प्रकार की सेल होती है। जिसके अंदर पहली सेल होती है वो बड़ी सेल होती है, जिसको बोलते हैं कायिक कोशिका। जो हमारी दूसरी सेल होती है वो छोटी सेल होती है, जिसको बोलते हैं जनन कोशिका। परागकण के ऊपर बच्चों दो प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। एक होता है आंतरिक आवरण, एक आंतरिक आवरण होता है, और एक बाह्य आवरण होता है। जो आंतरिक आवरण होता है बच्चों, वो पूरी तरह से परागकण को ढके हुए होता है। और जो बाह्य आवरण होता है वह कहीं कहीं पर उपस्थित होता है, लेकिन कहीं कहीं पर अनुपस्थित होता है। जहां पर बाह्य आवरण अनुपस्थित होता है, वहां पर हमें छिद्रनुमा संरचना मिलती है, जिसको जनन छिद्र कहते हैं। जो हमारी कायिक कोशिका है वो परागनली का निर्माण करती है। परागनली के थ्रू ही जो हमारा नर युग्मक है वो मादा संरचना तक पहुंचता है। जैसे कि बच्चों आपको पता है, हमारा चैप्टर चल रहा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो बच्चों मैंने आपको बताया था लैंगिक जनन की तीन प्रावस्थाएं होती हैं। कितनी प्रावस्थाएं होती हैं बच्चों? तीन प्रावस्थाएं होती हैं। जिसमें पहली प्रावस्था होती है निषेचन पूर्व प्रावस्था, और जिसमें दूसरी प्रावस्था होती है निषेचन। क्या होती है बच्चों? निषेचन।
और इसमें तीसरी प्रावस्था होती है निषेचन पश्च प्रावस्था। क्या होती है बच्चों? निषेचन पश्च प्रावस्था, जिसमें हमारा पहला टॉपिक चल रहा था निषेचन पूर्व प्रावस्था में बीजाणु युग्मक जनन, जिसमें हमने पहला टॉपिक लघु बीजाणु जनन ये टॉपिक कर लिया हमने कंप्लीट। और इसका दूसरा टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। क्या है बच्चों? गुरु बीजाणु जनन। आज हम ये गुरु बीजाणु जनन वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। कौन सा बच्चों? गुरु बीजाणु जनन। बच्चों गुरु बीजाणु जनन कहाँ होता है? पुष्प के फीमेल पार्ट, कहने का मतलब स्त्री केसर भाग में। तो सबसे पहले बच्चों हम एक स्त्री केसर की संरचना बना लेते हैं। एक स्त्री केसर की संरचना, इसमें सबसे पहला भाग होता है वर्तिकाग्र भाग। कौन सा बच्चों? वर्तिकाग्र भाग। उसमें दूसरा पार्ट होता है वर्तिका भाग। और इसमें तीसरा पार्ट होता है बच्चों अंडाशय भाग। अंडाशय के अंदर पाया जाता है बच्चों बीजांड। क्या पाया जाता है बच्चों? बीजांड। और बीजांड के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं बीजांड काय। और बीजांड काय के अंदर ही बच्चों हमारा मादा युग्मक। क्या बच्चों? मादा युग्मक अंड कोशिका, मादा युग्मक अंड कोशिका का निर्माण होता है। बच्चों हम पढ़ रहे हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन जो होता है वो फूल के स्त्री केसर भाग में होता है। जैसे हमने एक फूल का स्त्री केसर भाग बनाया, इसमें पहला भाग है वर्तिका, दूसरा भाग है वर्तिका और तीसरा भाग है अंडाशय। अंडाशय के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको बीजांड बोलते हैं, और बीजांड के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं बीजांड काय। जो हमारा बीजांड काय होता है इसके अंदर ही मादा युग्मक अंड कोशिका का निर्माण होता है। जब मादा युग्मक अंड कोशिका का निर्माण बीजांड काय के अंदर होता है तो सबसे पहले हम एक बीजांड की संरचना देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? एक बीजांड की संरचना। एक बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना में सबसे पहले बच्चों ये है हमारा पुष्पासन। पुष्पासन के ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं अपरा। अपरा कहने का मतलब बच्चों प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत। जो अपरा संरचना होती है वह पुष्प के पुष्पासन और अंडाशय के बीच एक कड़ी का कार्य करती है। इसके ऊपर होता है हमारा बीजांड भाग। कौन सा भाग बच्चों? बीजांड भाग। ये संरचना है बच्चों हमारी बीजांड काय की संरचना। इसमें बीजांड काय की संरचना, बीजांड काय के ऊपर दो अध्यावरण पाए जाते हैं। ये है अंतः अध्यावरण, ये है
बाह्य अध्यावरण की संरचना, और ये अंदर है बीजांड काय की संरचना, बीजांड काय की संरचना। और जो बच्चों जहां पर अंतःध्यावरण अनुपस्थित है, यह संरचना है नाभिक की संरचना, नाभिक की संरचना। और जहां पर दोनों अध्यावरण एक दूसरे से अटैच्ड है, यह संरचना होती है हमारी बीजांड द्वार, बीजांड द्वार की संरचना। यहाँ पर हमारे दोनों अध्यावरण बीजांड काय से मिले हुए हैं, इसलिए ये जो संरचना है हमारी ये है बीजांड द्वार। जो आपने बीजांड काय, बीजांड, इन सबकी संरचना के बारे में जान लिया, तो हम अपने टॉपिक शुरू करते हैं, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात, अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 गुरु बीजाणु, 4 गुरु बीजाणु बनने की क्रिया, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। जैसे कि बच्चों यहाँ आया है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, लेकिन अभी हमने इतनी सारी स्ट्रक्चर्स पढ़ी है, इसमें हमने कहीं भी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के बारे में नहीं पढ़ा। तो पहले बच्चों हम ये जानते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, एक बीजांड काय के अंदर एक विशेष संरचना, एक बड़ी आकार की संरचना पाई जाती है। एक विशेष संरचना, बड़ी आकार की संरचना पाई जाती है, जिसको परपशु कोशिका, जिसको परपशु कोशिका बोलते हैं बच्चों। ये होती है 2n। जब परपशु कोशिका विभाजन करती है, अपना साइज बढ़ाकर विभाजन करती है बच्चों, परपशु कोशिका अपना साइज बढ़ाकर जब समसूत्री विभाजन करती है, तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। एक बनती है बच्चों प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और एक बनती है गुरु बीजाणु मात्र, क्या बनती है बच्चों? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बनती है बच्चों? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। परपशु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के बाद गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, और एक बनती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। जो हमारी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसी में अब अर्धसूत्री विभाजन के बाद हमारे 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। जैसे कि इसमें डेफिनेशन में ही बताया है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन।
तो हमारी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अब यहाँ पे बन चुकी है। पर पशु कोशिका में समसूत्री विभाजन के पश्चात गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हो चुका है। जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती हैं, या तो ये विभाजन करती रहती हैं, या तो ये विभाजन करती रहती हैं, अन्यथा ये विभाजन करती रहती हैं, अन्यथा ऐसे ही बीजांडकाय में उपस्थित रहती हैं, जो हमारी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है बच्चों, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात ये हमारी 2n संरचना होती है, ये भी हमारी 2n संरचना होती है। इसमें 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। कितना बच्चों? 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसमें 3 लघु बीजाणु अक्रियाशील होते हैं। जो हमारा एक लघु बीजाणु होता है, ये हमारा क्रियाशील होता है। क्या होता है बच्चों? ये जो हमारे लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात हमारे 4 लघु बीजाणु बनते हैं, जो कि n होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? n होते हैं, अगुणित होते हैं, जिसमें हमारे 3 जो बीजाणु होते हैं ये हमारे अक्रियाशील होते हैं, जबकि हमारे एक जो बीजाणु होता है वो क्रियाशील होता है। 3 बीजाणु हमारे अक्रियाशील होते हैं। जो ये पूरा प्रोसेस है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणुओं को बनना ही गुरु बीजाणुओं का बनना ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। तो ये जो हमारी पूरी प्रोसेस है, ये हमारी गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस है। लेकिन अभी हमें हमारा मादा युग्मक प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए हमें कुछ आगे पढ़ने की आवश्यकता। जैसे कि बच्चों, गुरु बीजाणु जनन के बाद हमारे 4 गुरु बीजाणु बने, जिसमें से हमारे 3 जो गुरु बीजाणु होते हैं ये क्या होते हैं? अक्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? अक्रियाशील होते हैं। और जो हमारा एक गुरु बीजाणु होता है ये कैसा होता है बच्चों? ये क्रियाशील होता है। इस क्रियाशील गुरु बीजाणु से मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया हम पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चे हमारा एक गुरु बीजाणु है, इसमें होगा बच्चों हमारा समसूत्री विभाजन। कैसा होगा? समसूत्री विभाजन के पश्चात इसमें हमारे 2 गुरु बीजाणु बनेंगे। फिर इसमें भी हमारा समसूत्री विभाजन होगा, 2 से 4 बन जाएंगे। फिर इसमें भी हमारा समसूत्री विभाजन होगा, तो इसमें 2 से 4 से 8 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। कितना होगा बच्चों? 4 से 8 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, जिसमें हमारे 4 गुरु बीजाणु में से एक ऊपर का एक गुरु बीजाणु और नीचे का एक गुरु बीजाणु, ये हमारे बीच में आ जाते हैं। और इसके बाद होता है हमारा कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन क्या होता है बच्चों? कोशिका
द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन के पश्चात जो हमारी ऊपर 3 केंद्रक थे, जो हमारे ऊपर 3 गुरु बीजाणु थे और जो हमारे नीचे 3 गुरु बीजाणु थे और 2 केंद्रक हमारे बीच में थे, उनके ऊपर हमारा कोशिका द्रव्य आ जाता है तथा सेल का निर्माण कर लेते हैं। जो ये हमें संरचना प्राप्त हुई इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं बच्चों? भ्रूण कोश। अब इस भ्रूण कोश में कौन कौन सी कोशिकाएं बनी, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। इन सब के बारे में आज हम पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों ये हमारे भ्रूण कोश की संरचना है, जिसमें कौन कौन सी हमारी सेल्स पाई जाती है, उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो हमारी ऊपर 3 कोशिकाएं पाई जा रही हैं, इनका नाम है प्रतिव्यसांत कोशिकाएं। क्या बच्चों? प्रतिव्यसांत कोशिकाएं। एंटीपोडल सेल्स। क्या है बच्चों? ये एंटीपोडल सेल्स। और ये बीच में जो हमारी 2 केंद्रीय संरचना पाई जा रही है, 2 केंद्रीय सेल पाई जा रही है, इस सेल का नाम है ध्रुवीय कोशिका। क्या नाम है बच्चों? ध्रुवीय कोशिका। और जो नीचे जो हमारी ये 3 संरचनाएं पाई जा रही हैं, इसको बोलते हैं अंड उपकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? अंड उपकरण। इसमें जो ये 2 कोशिकाएं हैं, इनको बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं। और जिसके बीच में जो संरचना होती है, इसको बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं बच्चों? अंड कोशिका। और जो अंड कोशिका होती है, यही होता है हमारा मादा युग्मक। क्या होता है बच्चों? मादा युग्मक। हमारा जो मादा युग्मक होता है वो अंड कोशिका होता है। बच्चों यह हमारी एक भ्रूण कोश की संरचना। भ्रूण कोश की संरचना में सबसे पहले हमारी होती है प्रतिवसंत कोशिकाएं, जिनको बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल्स। और बीच में होती है इनकी ध्रुवीय कोशिकाएं। जो ध्रुवीय कोशिका होती है, इसमें एक सेल के अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं। और जो सबसे नीचे पाया जाता है हमारा, वो होता है अंड उपकरण। अंड उपकरण में जो पास वाली कोशिकाएं होती है, कहने का मतलब किनारों वाली जो कोशिकाएं होती हैं, इनको सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। और जो बीच में कोशिका होती है, इनको अंड कोशिका बोलते हैं। कहने का मतलब अंड कोशिका जो होती है, ये मादा युग्मक होती है। बच्चों हमने जो पहला था निषेचन पूर्व प्रवस्था, इसमें हमने पहला टॉपिक युग्मक जनन वो कंप्लीट कर लिया। अब इसमें दूसरा टॉपिक जो होता है हमारा युग्मक स्थानांतरण, उसके बारे में हम अगली क्लासों में चर्चा करेंगे।